नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं आज प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। तो प्रतिरोधों का संयोजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। यदि एक के आगे एक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है इस प्रकार तो उसे कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और यदि एक प्रतिरोध के समांतर क्रम में दूसरा प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो इसे कहा जाता है समांतर क्रम। तो ये श्रेणी क्रम का उदाहरण है, ये समांतर क्रम का उदाहरण है। तो आइए इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और किस प्रकार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम तीन प्रतिरोध मान लेते हैं। पहला R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। यदि इन प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। और यहाँ पर इन तीनों प्रतिरोधों को एक बैटरी से जोड़ा गया। यहाँ पर एक कुंजी K लगाई गई है और ये रही बैटरी। और हम ये मान रहे हैं कि बैटरी के अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर हमने अमीटर लगा दिया है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रतिरोधों के प्रथम और अंतिम सिरे के बीच में जो विभवांतर है वो V होगा। जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही विभवांतर इनके सिरों पर उत्पन्न होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यदि प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, तो आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग होगा। विभवांतर अलग अलग होगा, V1, V2, V3। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो है वो समान बहेगी, ये ध्यान रखना है। विभवांतर जो है वो अलग अलग होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। विभवांतर अलग अलग होगा लेकिन विद्युत धारा जो है वो समान बहेगी। कब? जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो। श्रेणी क्रम का मतलब एक ही लाइन में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो बात करते हैं इनका कुल प्रतिरोध कैसे आएगा। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन का यदि आपको कुल प्रतिरोध निकालना है तो इसका सूत्र ये है, RS का मतलब सम का मतलब योग। टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं। यहाँ तीन प्रतिरोध है तो तीनों को जोड़ देंगे, R1, R2, R3। इसी प्रकार यदि प्रतिरोध 4 होते तो R4 कर देते, प्रतिरोध 2 होते तो R1 प्लस R2 कर देते, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होती है, ये इसी लाइन का मैं कह रहा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान बहती है और कुल विभवांतर जो है वो व्यक्तिगत प्रतिरोधों के विभवांतर का योग होगा। यानी विशिष्टगत यानी प्रत्येक विभवांतर प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होगा। तो कुल प्रतिरोध जो होगा वो तीनों प्रतिरोधों के अंदर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। तो विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं अपन। और हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो प्रथम प्रतिरोध में हो जाएगा V1 बराबर IR1। क्यों? I तो समान बहेगा इसलिए I रखेंगे, लेकिन पहला प्रतिरोध है तो R1 और उसके अंदर विभवांतर V1। तो V1 को मैं लिख सकता हूँ IR1, इसी प्रकार V2 को लिख सकता हूँ IR2 और V3 को लिख सकता हूँ IR3। यहाँ पर V1, V2, V3 की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1, IR2 और IR3। इसी प्रकार यहाँ इन तीनों का योग जो है वो तो V होता है, तो ये हमने V लिख दिया। और यहाँ से I हमने कॉमन ले लिया, तो जैसे I कॉमन लिया अंदर हो गया R1, R2, R3, ठीक है। यहाँ पर बताया हुआ है कि V1, V2, V3 जो है वो V के बराबर है। अब मैं V की जगह क्या लिख सकता हूँ? ओम के नियम से V बराबर IR। तो यहाँ पर मैंने V की जगह क्या लिख दिया? IR बराबर I R1, R2, R3। यहाँ से I से I जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो R बराबर R1, R2, R3। ये है फाइनल रिजल्ट। यदि हमें पूछा जाता है कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का यही तरीका है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। कैसे करना आपको सबसे पहले लिखना V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करना है, ठीक है। V1 की जगह IR1 लिख देना है, इसकी जगह IR2 लिख देना है और यहाँ IR3 लिख देना है। और यहाँ से IR लिखेंगे, यहाँ I कॉमन आ जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा और ये I से I कट जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता था, आप ऐसे कर सकते हो।
जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो कुल प्रतिरोध निकालने का ये सूत्र है हमारे पास। जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं उनको डायरेक्ट जोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अतः एकक तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से बड़ा होता है। इस लाइन का अर्थ होता है इसमें आप जितना भी प्रतिरोध निकालोगे वो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होगा। इसका मतलब यदि दो प्रतिरोध 2, 3 और 4 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो और इनका आप श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा आएगा। वो तो आना ही है क्योंकि 2 + 3 + 4 ये कितने हो जाएंगे, ये आपके 9 हो जाएंगे और 9 जो है वो 4 से तो बड़ा ही है। ये हमें यहाँ ध्यान रखना। चलिए फिर बात करते हैं पार्श्व क्रम संयोजन, जिसे समांतर क्रम संयोजन भी कहा जाता है। तो इसे पार्श्व क्रम संयोजन कह दो या फिर समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन, देखिए समांतर क्रम में संयोजन में क्या होता है, तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। ये पहला, इसी प्रकार दूसरा और इसी प्रकार तीसरा। ये कौन से क्रम में हो गए, ये समांतर क्रम में हो गए। तो जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हो तब इनका कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर भी आपको दो लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। पहली लाइन कि इनमें विभवांतर जो होगा वो समान होगा, पहले का उल्टा ध्यान रखना है। और यह धारा जो होगी वो अलग अलग होगी, I1 + I2 + I3। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वहाँ श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग था तो यहाँ पर विभवांतर समान होगा। वहाँ धारा समान थी लेकिन यह धारा अलग अलग है। तो सेम काम हमने यहाँ बैटरी जोड़ दी, इसके अंदर ये धारा बह रही है। अब विभवांतर जो है वो समान रहेगा लेकिन R1 में धारा I1, R2 में धारा I2 और R3 में धारा I3 बहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ओम का नियम लगाएंगे। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यक्तिगत प्रतिरोध से गुजरने वाली धाराओं की योग के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि कुल धारा निकालनी है तो सभी धाराओं को जोड़ना पड़ेगा, यानी I बराबर I1 + I2 + I3। यहाँ से क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर IR होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे I निकालना है तो I कितना होगा, V/R। ये R जो है वो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ I की वैल्यू जो है मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। इसी प्रकार I1 निकाल लूँगा, इसी प्रकार I2 और इसी प्रकार I3 निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखना, ये I की जगह लिख दिया मैंने V/R, I1 की जगह हो गया V/R1, I2 की जगह हो गया V/R2 और I3 की जगह हो गया V/R3। यहाँ से साफ साफ देख पा रहे हैं V जो है वो कट रहा है, तो V कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/R1 बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के सामने आ गया। इस रिजल्ट का क्या अर्थ है, कैसे यूज करेंगे इसको समझिए। यदि आपको तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ दे इस प्रकार, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 ओम और ये मान लीजिए 2 ओम है, तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे R1/R बराबर 1/2 + 1/2, यानी 1/R1 1/R2। तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो इसको उल्टा कर देंगे, R बराबर 1 ओम, ऐसे आंसर निकालेंगे। तो ये हो गया समांतर क्रम का फॉर्मूला। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है वो है R1 + R2 + R3, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों क्रम के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एकल तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये जो फॉर्मूला है उसी की परिभाषा के रूप में लिख रहा है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है कि श्रेणी क्रम संयोजन से तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। हम कोई भी वस्तु को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम की तुलना में उसे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। समांतर क्रम में जोड़ना क्यों चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, आइए समझते हैं। पहली बात, श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है और कोई भी अवयव काम नहीं करता। इस लाइन का अर्थ ये है कि यदि यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है और यहाँ पर एक और बल्ब लगा रखा है, ठीक है, और इनको बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब यहाँ जब धारा प्रवाहित होगी, यदि ये बल्ब फ्यूज हो जाता है, जब ये बल्ब फ्यूज हो जाता है तो यहाँ से परिपथ टूट जाता है
और यहाँ से परिपथ टूट जाएगा तो धारा जो है वो आगे नहीं जा पाएगी, तो ये बल्ब भी नहीं जलेगा। इसीलिए श्रेणी क्रम संयोजन में एक अवयव खराब हो जाता है तो फिर परिपथ टूट जाता है और कोई भी अवयव काम नहीं करता। दूसरा देखना, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है। अब मान के चलिए यहाँ पर अगर कोई प्रेस लगा रखी है या कोई भारी बल्ब लगा रखा है, यहाँ अगर 200 वाट का लगा रखा है या 100 वाट का, तो दोनों बल्ब को अलग अलग धारा चाहिए, तो श्रेणी क्रम में धारा अलग अलग नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है, तो ये काम भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है, तो पार्श्व क्रम में क्या करना चाहिए? पार्श्व क्रम में जोड़ने से इसका उल्टा काम होगा। पहली बात, इसको भी डायग्राम से समझा देता हूँ मैं आपको, देखिएगा। यहाँ पर पार्श्व क्रम का मतलब है कि एक बल्ब जो है वो इधर लगा दिया गया है और दूसरा बल्ब जो है वो इधर लगा दिया गया है। अब यहाँ पर इनको बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब ये बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है, ये वाला बल्ब, तो धारा इसमें से होकर चली जाएगी, यानी ये बल्ब जलेगा, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, इन दोनों में धारा अलग अलग जाएगी, इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, तो जितनी धारा इसको चाहिए वो ले लेगा और जितनी इसको चाहिए वो ले लेगा, यानी धारा अलग अलग मिल जाएगी। तीसरा फ़ायदा, समांतर क्रम में जो टोटल प्रतिरोध आता है वो छोटे से छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है, यानी समानांतर क्रम में जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वो बहुत ही कम प्राप्त होता है, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा में बाधा कम होगी, और जब बाधा कम होगी तो धारा आराम से बहेगी। तो ये तीन जो कारण है वो बिल्कुल श्रेणी क्रम के अपोजिट है। इसीलिए घरों के सारे उपकरण पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। यहाँ तक कि रोड लाइट जो होती है उसे भी पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, क्योंकि यदि एक लाइट फ्यूज हो गई तो फिर बाकी लाइटें नहीं जलेगी। इसीलिए कौन सा क्रम सही है? समांतर क्रम सही रहेगा। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में ऐसे बहुत से उपकरण होते हैं, चाहे वो हीटर हो, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण हीटर जो है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण यहाँ से ऊष्मा निकलने लग जाती है। तो विद्युत के कारण क्या उत्पन्न हो गया? ताप उत्पन्न हो गया। तो यही है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शहित हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विशुद्ध प्रतिरोध का मतलब है प्रतिरोध होना चाहिए, और यहाँ प्रतिरोध जो है वो है नाइक्रोम का तार। जब इसमें से धारा होकर बहती है तो ये सारी ऊष्मा जो है वो किस में बदल जाती है? धारा ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, इसी घटना को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि हमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में ऊर्जा निकालनी है तो उसका सूत्र होता है शक्ति गुणा समय, यानी वो जो लगा रखा आपने उसकी शक्ति कितनी है उसको समय से गुणा कर दो, तो H बराबर P गुणा T। अब यहाँ P जो होता है वो VI होता है, P बराबर VI, विभवांतर गुणा विद्युत धारा। तो यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है, वो होता है H बराबर I² RT, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यहाँ H क्या है? ऊष्मा, I क्या है? धारा, R क्या है? प्रतिरोध, और T क्या है? धारा प्रवाह का समय। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। अतः उत्पन्न ऊर्जा I² RT होगी। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। देखिए जूल का नियम क्या है? जूल का नियम बिल्कुल जो हमने यहाँ लिखा यही बात जूल कह रहा है। जूल कह रहा है कि इसमें उत्पन्न ऊर्जा जो है वो धारा के वर्ग के समानुपाती, इसमें उत्पन्न ऊर्जा जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती, और इसमें उत्पन्न जो ऊर्जा है वो समय के समानुपाती होती है। इसे ही जूल का तापन नियम कहते हैं। किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। ताप प्रभाव पर आधारित युक्तियाँ जैसे हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। हीटर में तापीय प्रभाव चाहिए हमें, प्रेस में भी चाहिए, तो इनमें ज़रूरी है, लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल ये भी गर्म हो जाते हैं, इनमें क्या है? अवांछनीय है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, कुछ ऊर्जा प्रकाश के रूप में भी उत्सर्जित होती है। तो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है वो तो चाहिए, लेकिन प्रकाश के रूप में
जो है ऊष्मा चाहिए, लेकिन इसके रूप में हमें नहीं चाहिए। विद्युत बल्ब टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को W लिखा जाता है प्रतीक इसका। तो ये ध्यान रखिएगा आप, 1 नंबर का प्रश्न बनता है यहाँ से कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है, ये जो बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर एक छोटी सी स्प्रिंग जैसी संरचना होती है। इस स्प्रिंग को ही कहा जाता है टंगस्टन का तंतु। ये उच्च तापमान उपचयित नहीं होता है। इसका कारण ये है कि इसको कितना ही गर्म कर दो ये पिघलता नहीं है। इसका गलनांक उच्च होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है, जिससे ये तंतु की आयु में वृद्धि होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है क्योंकि ये तंतु जो है वो नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करता। ऑर्गन भी भरी जाती है Ar, ठीक है। तो ये 3 कारण हैं जिससे पता चलता है कि विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन का क्यों प्रयोग करते हैं। उसका कारण ये 3 कारण हैं। फिर आता है विद्युत शक्ति। ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। हम जानते हैं शक्ति बराबर W/T, यानी कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। इकाई समय में किए गए कार्य करने की क्षमता को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर VI कहते हैं। और यहाँ पर हम V की जगह यदि IR लिख दें तो फॉर्मूला बन जाता है I²R। यानी यहाँ पर हम 3 प्रकार के फॉर्मूले देख पा रहे हैं। P बराबर VI, P बराबर I²R और तीसरा फॉर्मूला P बराबर V²/R। 3 फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं शक्ति के। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट। 1 वाट 1 वोल्ट बराबर गुणा 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट घंटा होता है। और किलोवाट घंटा को हम क्या लिखते हैं, kWh। ये व्यवहारिक मात्रक है, यानी ऊर्जा को हमेशा किस में मापा जाता है, kWh में मापा जाता है, किलोवाट घंटा में मापा जाता है। और 1 किलोवाट घंटा, इसके अंदर कितना कार्य किया जाता है, 3.6 × 10⁻⁻6 जूल ऊर्जा खर्च होती है, या इतना कार्य करना पड़ता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। 1 नंबर के प्रश्न में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न पूछा जाएगा 1 kWh में कितने जूल होते हैं, तो ये इतने जूल होते हैं। और 1 kWh विद्युत ऊर्जा को ही एक यूनिट कहा जाता है। यदि 1 kWh है इसका मतलब 1 यूनिट बोला जाएगा। यदि 2 kWh है तो इसे 2 यूनिट पढ़ा जाएगा। आपके घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ है उसमें हम यूनिट चेक कर सकते हैं। वहाँ अगर लिखा हुआ है 200 kWh, इसका मतलब 200 यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है, ठीक है। तो kWh में अर्थ होता है यूनिट। यूनिट निकालने का एक फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। ये फॉर्मूला इस प्रकार का होता है, यूनिट बराबर वाट इंटू घंटा बटा 1000। ये फॉर्मूला यूनिट निकालने के लिए जितने भी वाट दिए हुए हैं उनको घंटे से गुणे कर दो, कितने घंटा चल रहा है डेली, और 1000 का भाग दे दो, तो 1 दिन में खर्च यूनिट आ जाएंगे। यदि 30 दिन का निकालना है तो 30 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर था हमारा, ये चैप्टर नंबर 12 जो है विद्युत धारा वाला, ये भी फिनिश हो गया है। और अब जो हमारा कोर्स है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो हम मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं साइंस के, तो 2 मॉडल पेपर हम कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं और 2-3 मॉडल पेपर हम और तैयार करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।